नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से जो अपनी मॉर्निंग सेशन में जो थ्योरी की क्लास चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए जो आज अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे गति के नियम। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और क्लास को शेयर और लाइक भी आप जरूर करके अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करवाते रहें। दोस्तों, प्रतिदिन की जो शाम को अपन यहाँ पे एमसीक्यू क्लास लेते हैं और जो मॉर्निंग में थ्योरी की क्लास ले रहे हैं तो वो आप अगर कंटिन्यू ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। तो दोस्तों, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि यहाँ से जो कन्फर्म अगर आप कंटिन्यू क्लासेस अगर अटेंड करते रहे तो आपका सेकंड पेपर यहाँ पे बहुत ही आसान और बहुत ही कंसेप्ट बेस आपको क्लियर हो जाएगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो प्रतिदिन की क्लास को आप जुड़ते रहिए और अपने आप को नोट्स यहाँ पे मेंटेन करते रहिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट में आपको यहाँ पे पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों, तो वो भी आपके लिए शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको कार्य करेगी। आज अपना जो क्लास रहेगी वो न्यूटन के गति के नियम। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देखा था गति के नियम। तो दोस्तों, गति कितने प्रकार की थी तो अपन ने वहाँ पे देख लिया था। गति तो पहले जो पिछली क्लास में देखी थी वो गति दो प्रकार की, एक ट्रांसलेटरी जिसे अपन स्थानांतरित के नाम से जानते थे और एक जो रोटेशन जिसे अपन यहाँ पे घूर्णन गति के नाम से जानते थे, वो यहाँ पे गति अलग है। और अब जो गति के नियम पढ़ेंगे न्यूटन के द्वारा वो गति के नियम अलग है दोस्तों। तो इसलिए आपको इसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। गति के नियम अलग है और गति अलग टॉपिक था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ जो गति के नियम है, जो गति के नियम है वो देने वाला है न्यूटन। यहाँ पे गति के नियम किसने दिया, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। दूसरी बात, न्यूटन का पूरा नाम क्या था, न्यूटन का पूरा नाम भी, ये भी अपने को छोटे छोटे कंसेप्ट भी याद रखने हैं। तो न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ न्यूटन ने गति को समझाने के लिए, दोस्तों यहाँ पे गति को समझाने के लिए सैद्धांतिक तौर पर 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। उसमें से अपन पहला नियम होता है जिसे अपन जड़त्व का नियम कहते हैं, जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नियम संवेग का नियम या त्वरण का नियम बोलते हैं, जिसे अपन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा नियम होता है दोस्तों, उसे अपन यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी उसे अपन पोटेंशियल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पे जो न्यूटन ने 3 गति के नियम प्रतिपादित किए हैं, उन गति के नियमों को उसने अपनी एक किताब के अंदर उसको मेंशन किया है। तो इसका मतलब अपने को यह भी ध्यान रखना है कि न्यूटन की किताब का क्या नाम है जिसमें उसने तीनों नियमों को उसमें उल्लेख किया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो न्यूटन ने 1687 में यानी 1687 के अंदर एक किताब लिखी थी जिसे अपन फिलोसोफी नेचुरलिसिस प्रिंसिपल मैथमेटिका के नाम से जानते हैं। उसी में तीनों नियमों को उसने क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे इसमें संकलित किया है। दूसरी बात, न्यूटन ने जो प्रथम नियम है वो किससे प्रभावित होकर खोजा है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो अपने यहाँ पे डीपली नहीं जाके पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे। अगर डीपली ज्यादा चले जाएंगे तो उसमें अपन यहाँ पे उलझ के रह जाएंगे। तो अपने को फैक्ट याद रखना है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किससे प्रभावित होकर न्यूटन ने इसकी खोज की, तो गैलीलियो से प्रभावित होकर। ध्यान रखना है, गैलीलियो से प्रभावित होकर इसने प्रथम नियम की खोज की। दूसरा जो नियम है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड के अंदर है, उसकी ट्रिनिटी जो कॉलेज है उसकी जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, उसके अंदर भी यहाँ पे सेकंड नियम अभी भी लिखा हुआ है। तो ये अपने को यहाँ पे फैक्ट है, हालांकि क्वेश्चन बने या ना बने लेकिन इन फैक्टों को भी अपने याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी लेकिन उसमें अपने को यहाँ पे एक नियम और एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है। उदाहरणों के तौर पर यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर सीधा सीधा इनके नियमों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है, द्वितीय नियम कौन सा है, तृतीय नियम कौन सा है। इनको अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अपन इसमें थ्योरी के बारे में लिख लेते हैं थोड़े से। तो आप भी इसके नोट्स बनाते हुए चलिए। तो पहला नियम देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपन इसके बारे में क्या लिखते हैं। सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है न्यूटन का पूरा नाम अपने को यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कि न्यूटन का पूरा नाम क्या है। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला पॉइंट यही निकल के आ गया, न्यूटन का पूरा नाम क्या है, तो सर आइजैक न्यूटन है। दूसरी बात, गति के नियमों की खोज किसने की, तो न्यूटन ने की, ये भी अपने को ध्यान रखना है। न्यूटन ने
न्यूटन ने गति को समझाने के लिए सैद्धांतिक तौर पर, यानी सिद्ध कर सकते हैं, सैद्धांतिक तौर पर सिद्ध किए। यानी न्यूटन ने गति को समझाने के लिए, गति को समझा लेंगे, जो गति के नियम है उनमें जो गति होती है उसको समझाने के लिए यहाँ पे सैद्धांतिक तौर पर इनको सिद्ध किया है। सैद्धांतिक मतलब उनको प्रैक्टिकल करके तौर पे दिखाया गया है। उन्हें अपन सिद्ध कर सकते हैं, प्रयोगशाला में कर सकते हैं, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो वो उसको सैद्धांतिक तौर पर अपन इनको एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए जो न्यूटन ने गति को समझाने के लिए सैद्धांतिक तौर पर इनको सिद्ध करके दिखाया है, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में न्यूटन ने 1687 में एक किताब लिखी थी जिसके अंदर इन नियमों को संकलित किया, तो वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, वो रखना है न्यूटन ने 1687 यानी 1687 में अपनी पुस्तक उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम रहेगा दोस्तों यहाँ पे फिलोसॉफी। पुस्तक का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, फिलोसॉफी प्रिंसिपिया, फिलोसॉफी नेचुरालिस, प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। ये किताब अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अंदर जो न्यूटन ने है वो अपने गति के नियमों को प्रतिपादित किया या संकलित किया है। वो फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक के अंदर 1687 में तीनों नियमों को यहाँ पे संकलित करके रखा है। ये अपने वहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ में न्यूटन के जो तीनों नियम है गति के, वो भौतिकी के अनुसार उनको सिद्ध किया जा सकता है, यानी भौतिक के नियम के अनुरूप है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो न्यूटन के जो तीनों नियम है वो भौतिकी है, क्योंकि उनके आप सिद्ध करके देख सकते हैं। तो अगली जो लाइन है वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि न्यूटन के गति नियम भौतिक है क्योंकि उन्हें अपन सिद्ध कर सकते हैं। भौतिक है तो क्यों है? तो इसका ध्यान रखना है क्योंकि इन्हें सिद्ध किया जा सकता है। ये अपने बारे में ध्यान रखना है, सिद्ध किया जा सकता है मतलब इन्हें अपन प्रैक्टिकल तौर पर इनको मेजरमेंट करके इनको देख सकते हैं, इसलिए इनको सिद्ध कर सकते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ में दोस्तों जो गति के नियम है वो क्या है? तो अपने को यह भी ध्यान रखना है कि जो कोई भी चीज होती है गति के आधार पर, चाहे वो स्थिर हो चाहे गतिशील हो, या उसमें अपन और वेग परिवर्तन कर सकते हैं, उसको अपन यहाँ पे 3 नियमों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसी के साथ में अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि जो न्यूटन है उसने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। तो उन तीनों नियमों की जो उपनाम है वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे पहला नियम जड़त्व का नियम है, उसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। दूसरा नियम जिसे संवेग त्वरण का नियम बोलते हैं, उसे अपन एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो इन्हीं के आधार पर यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। अगला टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है, अगली लाइन देखिए दोस्तों, न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए। 3 नियम बताए।
तीन नियम कौन कौन से हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। जो पहला नियम है दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे तीन नियमों में से। पहला नियम आएगा जिसे अपन जड़त्व का नियम बोलते हैं, जड़त्व। दूसरा नियम आएगा उसे अपन बोलते हैं संवेग का नियम, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, संवेग का नियम। और जो तीसरा नियम होता है उसे अपन बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे तीन नियम बताए हैं। पहला नियम जड़त्व, दूसरा संवेग, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों न्यूटन ने एक नियम और दिया है जो शाश्वत है, जिसे अपन इन नियमों के अलावा रखते हैं, जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बोलते हैं, वो भी न्यूटन ने दिया है। तो इस प्रकार न्यूटन ने अगला नियम कौन सा दिया है, तो इसके अलावा गति के तो तीन ही नियम दिए हैं, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। गति के नियम कितने होते हैं, तीन ही दिए हैं, जिसे अपन जड़त्व, संवेग और क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। लेकिन एक नियम और दिया है न्यूटन ने जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अपन एक एक नियम के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, इनको एक बार इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे दूसरा, इसका मतलब गति के तीनों नियमों में से पहला नियम देखते हैं जिसे अपन जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से जानते हैं, जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। तो ये अब ये नियम क्या होता है इसके बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व वही स्थिति होती है जो एक समान होती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है, चालू है, तो वो चालू ही रहेगी। ये जड़त्व की स्थिति कहलाती है। तो मतलब जड़त्व कितना प्रकार हुआ, जड़त्व दो प्रकार हुआ, एक स्थिर जड़त्व, एक गतिशील जड़त्व। यानी कोई वस्तु अगर चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी कोई वस्तु अगर एक जगह है तो एक जगह रहेगी, दूसरी जगह अगर चलती रहे तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अब बाह्य बल क्या हो सकता है, अपन उसको धक्का दे के रोक सकते हैं। यानी बाह्य बल में फोर्स आ गया, घर्षण बल आ गया, हवा का बल आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। ये जो बाह्य बल है ये कार्य जब तक उस वस्तु पर नहीं करेंगे तब तक वह वस्तु चलती रहेगी, या स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। जैसे मान लो कोई पत्ता है, पेड़ का पत्ता है, वो नीचे पड़ा हुआ है, तो वो जब तक वहीं पे पड़ा रहेगा जब तक उस पर दूसरा बल कार्य नहीं करेगा। जैसे हवा आती है वो पत्ता वहां से उठ के या उधर उधर चला जाता है पत्ता, तो वो क्या हुआ, तो पेड़ की पत्ती है, जो पत्ता है वो उड़ के उधर चला गया। क्यों, क्योंकि उस पर हवा का बल कार्य कर गया, इसलिए उसकी डिस्टर्ब कर दिया, उसको उसकी स्थिति को यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जड़त्व पहला नियम जड़त्व का नियम है, जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक स्थिर और एक गतिशील जड़त्व, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ में जो पहला नियम है जड़त्व का, ये न्यूटन ने किससे इंप्रेस हो गए यानी प्रभावित होकर खोजा, तो ये गैलीलियो से प्रभावित होकर खोजा है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे जो इनर्शिया शब्द है वो कौन सी भाषा से आया है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इनर्शिया शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है जड़ता या स्थिरता। यानी एक ही स्थिति रहे, चाहे गतिशील हो या चाहे स्थिर हो, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला नियम देखते हैं अपन न्यूटन का। तो पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम जिसे अपन क्या नाम देते हैं, उसे अपन यहाँ पे बोलने वाले हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जड़त्व का नियम जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इनर्शिया शब्द है वो कौन सी भाषा से आया है, तो इनर्शिया का मतलब वो लैटिन भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है जड़ता। तो अपने को इस नियम में क्या क्या लिखेंगे, इनर्शिया शब्द, इनर्शिया शब्द लैटिन भाषा से आया है जिसका
अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जड़ता या स्थिरता। स्थिरता यानी एक ही स्थिति रहेगी, उसको ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसे अपन यहाँ पे तो जड़ता कहेंगे या फिर इसे अपन स्थिरता कहेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। इनर्शिया शब्द है, ये कौन सी भाषा से, तो लैटिन भाषा से आया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही इसका अर्थ होता है जड़ता या स्थिरता, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके नियम है, जड़त्व का नियम पढ़ रहे हैं, तो इसमें अब इसकी नियम की व्याख्या देखेंगे अपन कि इसका अर्थ होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका नियम की जो नियम का अर्थ है, अर्थ देखिए दोस्तों, इस नियम का अर्थ क्या होता है, यानी वह स्थिति, इनर्शिया का मतलब वह स्थिति जो स्थितिक अवस्था में कोई भी वस्तु है, चाहे वो पिंड है, चाहे कोई सजीव निर्जीव कोई भी चीज हो, वो अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वह वस्तु जो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को बरकरार रखना चाहती है, चाहे वो गतिशील है चाहे स्थिर है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले इसके नियम के अर्थ में क्या लिखेंगे, नियम में लिखेंगे अपन कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को, प्रारंभिक मतलब अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। तो कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को बरकरार रखना चाहती है, बरकरार रखना चाहती है, जब तक उस पर अन्य कोई बल कार्य ना करे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी कोई भी वस्तु है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को बरकरार रखना चाहती है, अगर चलती है तो चलती ही रहेगी, एक जगह तो एक जगह रुकना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब बाह्य बल में गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, हवा का बल हो गया, घर्षण बल हो गया, या अपने द्वारा अगर इस पर खींचते हैं, धक्का लगाते हैं तो वो बल हो गया। तो जब तक कि उस पर अन्य बल न लगेंगे तब तक वो अपनी स्थिति को ही रखेगी जारी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। मान लो कोई वस्तु है तो वो यहाँ पे रखी हुई है तो वो रखी रहेगी, कोई अगर अपन उससे धक्का लगाएंगे, हवा लगेगी तो ही वही लगेगी, ये नहीं लगेगी। या फिर कोई वस्तु गतिशील चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर दूसरा बल कार्य नहीं करेगा। यानी अपन उसको रोकेंगे, धक्का लगा के रोकेंगे, ब्रेक लगा के रोकेंगे या और कोई तरीके से रोकेंगे तो ही रुकेगी, नहीं तो वो चलती ही रहेगी। क्यों? उस पर दूसरे बल कार्य न करेंगे। तो ये तो इस क्या हो गया, जड़त्व की स्थिति हो गई। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, स्थिर और गतिशील, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगले इसमें जो लाइन आती है, तो न्यूटन ये नियम, पहला नियम किससे प्रभावित होकर खोजा है, तो न्यूटन ने पहला नियम गैलीलियो से प्रभावित होकर खोजा है। न्यूटन ने प्रथम नियम की खोज गैलीलियो से प्रभावित होकर की, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। न्यूटन ने जो प्रथम नियम की खोज है वो गैलीलियो से प्रभावित होकर की है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगली लाइन क्या आती है, तो इसमें तो नियम ये निकल के आ गया। न्यूटन का प्रश्न पूछ सकते हैं अपने को कि न्यूटन ने प्रथम नियम किससे इंप्रेस या किससे प्रभावित होकर खोजा है, तो वो गैलीलियो से प्रभावित होकर खोजा है। प्रथम नियम की खोज इसके द्वारा, इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए की है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगली जो लाइन आती है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्यूटन के प्रथम नियम यानी जड़त्व को दो भागों में बांटा जाता है।
भागों में बांटा जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग कौन कौन से हो गए? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के 2 भाग होते हैं, एक स्थिर जड़त्व, दूसरा गतिशील जड़त्व। मैंने आपको बता दिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इन दोनों भागों के यानी जड़त्व के 2 भाग है, उनकी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे अपन दोनों नियमों के यानी इसके जो दोनों नियम है जड़त्व के नियम के, उनके अपन यहाँ पे उनको देखने वाले हैं कि स्थिर जड़त्व और गतिशील जड़त्व होता क्या है। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। इसे अपन यहाँ पे स्थिर और गतिशील जड़त्व के बारे में उसको अपन जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रथम नियम जड़त्व के नियम को अपन 2 भागों में बांटते हैं। पहला आएगा स्थिर जड़त्व। देखिए दोस्तों, स्थिर जड़त्व को अपन यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के नाम से जानते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के नाम से अपन इसे जानते हैं। ये अपने बारे में ध्यान रखना है। अब ये जो स्थिर जड़त्व है, इसका मतलब क्या होता है? कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, उस पर दूसरा बल कार्य न करे। तो उदाहरण के तौर पर मान लो, अगर बॉल रखी हुई है ग्राउंड पे तो वो बॉल रखी रहेगी जब तक अगर उस पर अपन किक नहीं मारेंगे या कोई हवा का तेज वेग नहीं आएगा तब तक वो हिलेगी नहीं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहला स्थिर जड़त्व में पहला कौन सा निकल के आ गया? जमीन पर रखी बॉल। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, स्थिर जड़त्व के अंदर आता है। इसके अलावा बॉल। दूसरा, मान लो कोई जानवर है, जैसे घोड़ा मान लो, तो घोड़ा है, अगर वो खड़ा है उस पर अगर कोई आदमी बैठा है, मान लो घोड़ा खड़ा है, उस पर कोई आदमी बैठा है, या कोई घोड़ा है और इस पर ये कोई आदमी बैठा है, मान लो ये कोई आदमी बैठा है इस घोड़े के ऊपर, तो ये घोड़ा अचानक चल गया, मान लो अचानक चलता है तो अपना झटका लगता है पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि अपना शरीर कौन सी अवस्था में था? तो वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में था, तब जाके वो अपने यहाँ पे झटका लगा है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगला उदाहरण क्या आएगा? घोड़े पर बैठे व्यक्ति का अचानक पीछे झटका लगना। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, अचानक झटका पीछे लगना। दूसरी बात, जब अपने गेम खेलते हैं, बॉलीगेट वाला गेम खेलते हैं, अपन देखते हैं ऐसे मतलब कुछ बॉल रखी हुई होती है और उनसे अपन यहाँ पे एक दूसरी बॉल को इससे यहाँ पे गति करवा के उसके यहाँ पे धक्का लगाते हैं तो ये गिर जाती है। तो ये कौन सी अवस्था में दिखेगी? स्थिर अवस्था में। तो किसी भी बॉल को हिट करना यानी टारगेट करना, किसी भी चीज को हिट करना, वो भी कौन से नियम में आता है? प्रथम नियम स्थिर जड़त्व के नियम में आएगा। बॉल को यहाँ पे ध्यान रखना, बॉलिंग खेल में बॉल को हिट करना। देखा है ना, कभी कभी आपने जो गेम होते हैं उसमें कुछ वस्तुएं रखी हुई है, दूर से अपन बॉल को यहाँ पे उसको फेंक के उसके मारते हैं तो वो बॉल जाके उनके टकराती है, तो टकराने पर वो सभी वस्तुएं यहाँ पे गिरेगी। तो वो भी कौन सी जगह आएगा? स्थिर जड़त्व में ही आएगा। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला देखिए दोस्तों, पहला नियम अपन ने जड़त्व में भी स्थिर जड़त्व देख लिया। दूसरा जड़त्व का नियम आएगा, उसे अपन गतिशील जड़त्व के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, गतिशील जड़त्व जिसे अपन इनर्शिया ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, इनर्शिया ऑफ मोशन के नाम से अपन उसको जानते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गतिशील जड़त्व में क्या होता है? कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, तब तक नहीं रुकेगी वो। जैसे मान लो अपन
और सबसे ज्यादा एक नियम को कौन से खेलों में, तो ये सबसे ज्यादा खेलों में नियम उपयोग आता है। कौन सा जड़त्व का कौन सा प्रकार, तो गतिशील जड़त्व खेलों में सबसे ज्यादा उपयोग आता है। सबसे पहले तो अपने को ये लिखना है कि यह नियम खेलों में सबसे ज्यादा काम आता है। सबसे ज्यादा काम आता है, क्यों आता है, क्योंकि अपन खेल खेलते हैं तो उसमें अपन गतिशील होकर ही तो खेलते हैं। बहुत ज्यादातर खेल गतिशील, ये तो बात यही, बैठ के ऊपर के उछल के कूद के यही खेले जाते हैं। बैठ कर तो बहुत कम खेल खेले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इस जड़त्व का कौन सा प्रकार, गतिशील जड़त्व यहाँ पे काम आएगा। जड़त्व का कौन सा प्रकार, गतिशील। स्थिर जड़त्व बहुत कम काम आता है। सबसे ज्यादा खेलों में जो काम आने वाला नियम है वो गतिशील जड़त्व है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे अब गतिशील का उदाहरण देखिए अपन यहाँ पे, तो पहला नियम उदाहरण देखिए, जैसे मान लो अपन गाड़ी में ही बैठे हैं, सब जाते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी में जैसे बस है, बस में अपन खड़े हैं और जैसे ही खड़े हैं बस चल रही है तेज, अचानक बस ने ब्रेक लगा दिया, अपन आगे की तरफ जाके क्या करेंगे, गिरेंगे। क्यों, इसका मतलब क्या था कि अपना शरीर कौन सी अवस्था में था, उस टाइम में गतिशील अवस्था में था। हालांकि अपन नहीं चल रहे थे, बस चल रही थी, लेकिन शरीर भी उसके साथ में गतिमान था। तब ब्रेक लगने पर अचानक आपन आगे जाके गिर गई। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरी बात, जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें सीट बेल्ट काम में लेते हैं अपन, तो वो सीट बेल्ट भी इसी आधार पर काम में लेते हैं। क्यों कि अपना शरीर क्या होता है, गतिशील होता है, और अगर ब्रेक लगाएंगे तो आगे जाके अपन शीशे में या और किसी में भी उसमें टकराएंगे तो दिक्कत होगी, लग सकती है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें उदाहरण अपन लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन इसमें क्या लिखेंगे, तो पहला उदाहरण लिखेंगे अपन इसमें, तो पहला उदाहरण रहेगा चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर झटका लगना। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा लिखेंगे अपन यहाँ पे कि इसमें दूसरा, अगर चलती गाड़ी है और अगर सीट बेल्ट होता है तो उस आधार पर भी ये कार्य करेगी। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गाड़ियों में सीट बेल्ट का प्रयोग करना। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, गाड़ियों में सीट बेल्ट का प्रयोग करना। इसके साथ में जो मान लो जैसे क्रिकेट में देख लो, अपन क्रिकेट में देखते हैं बॉलर होता है, बॉलर खूब तेज भाग के आता है और अपने आप को रोकने के लिए, जैसे बॉल फेंकने के बाद में रोकने के लिए क्या करता है, ब्रेक लगाता है, अपने पैरों से अपने को या अपने शरीर को रोकता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका शरीर क्या था, गतिमान था बहुत ज्यादा। तो उसको रोकने के लिए क्या किया, पैरों का इस्तेमाल किया ब्रेक के तौर पर। तो एथलीट का अपने आप को रोकने के लिए स्पीड ब्रेक का प्रयोग करना है। कौन से नियम में आएगा, तो वो गतिशील जड़त्व में आएगा, क्योंकि उसका शरीर क्या था, गति में था। तो एथलीट, अगला इसका उदाहरण क्या आ गया, अगला उदाहरण एथलीट का स्पीड ब्रेक। अब स्पीड ब्रेक का मतलब हुआ, मतलब अपना शरीर भाग रहा था, उसको रोकने के लिए पैरों का इस्तेमाल किया रोकने के लिए, तो वो इसका मतलब गतिशील था, तो स्पीड ब्रेक का कार्य किया उसने। तो दोस्तों ये जो पहला नियम है इसमें अपन ने देख लिया, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया देख लिया। ये अपने को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, उसे अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसे अपन संवेग या त्वरण का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के अपन उसके नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, संवेग ओब्लिक त्वरण का नियम। इंग्लिश में इसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इंग्लिश में अपन इसे जानते हैं
लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, संवेग या त्वरण क्या होता है। संवेग और त्वरण का मतलब होता है कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील चल रही है, लेकिन उसकी गति में भी परिवर्तन और किया जा सकता है। मान लो कोई गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड से, 10 की स्पीड से चल रही है, और 10 की स्पीड के चलने के बाद में अगर उसके अपन मान लो कोई पीछे से आके गाड़ी उसके और क्या लगा देती है, उसके मान लो कोई धक्का लगा देती है, तो वो और तेज हो जाएगी। तो चल रही थी लेकिन उसकी गति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो और तेज हो गई वो गाड़ी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी गति में और परिवर्तन होना, चाहे वो धीरे भी हो सकता है चाहे तेज भी हो सकता है, तो गति में जो परिवर्तन हो रहा है उसे अपन संवेग या त्वरण के नाम से अपन यहाँ पे जानते हैं। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैंने दोस्तों अब इसके बारे में आगे, तो किसी भी वस्तु के जो वेग में बल के द्वारा जो परिवर्तन आता है उसे अपन संवेग या त्वरण कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। जो लगाए गए बल की दिशा में, अगर कोई वस्तु इधर चल रही है, मान लो सामने चल रही है, और अगर पीछे से अपन सामने चल रही है और पीछे से धक्का लगाएंगे तो आगे ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि पीछे से धक्का लगाएंगे तो वापस आएगी, ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी वस्तु के वेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में और उस वस्तु के भार के अनुरूप होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ में उसके वेग में परिवर्तन होता है वो लगाई गई दिशा में और बल के समानुपाती होता है। जितना बल लगाए, ज्यादा बल लगाएंगे तो ज्यादा परिवर्तन आएगा, चाहे उसकी गति में कम बल लगाएंगे तो कम परिवर्तन आएगा। लेकिन उसके द्रव्यमान के व्यतिकर्मानुपाती, यानी उसके द्रव्यमान यानी वस्तु में कितना वजन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बल लगाना पड़ेगा। उल्टा, यानी ज्यादा भार की वस्तु है तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, कम भार की वस्तु है तो कम बल लगाना पड़ेगा, यानी उसके व्यतिकर्मानुपाती काम करेगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में जो सेकंड नियम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ये आधार नियम भी कहलाता है। आधार नियम मतलब इसमें न्यूटन की गति का पहला नियम और तीसरा नियम दोनों मिक्सअप होते हैं, इसलिए इसे अपन न्यूटन की गति का आधार नियम भी कहते हैं। शक्तिशाली नियम भी अपन इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसमें फॉर्मूले के आधार पर यांत्रिकी गणनाएं की जाती है, तो इसलिए अपन ये इसे यांत्रिकी गणनाओं के आधार पर इसे अपन शक्तिशाली नियम कहते हैं। तीनों नियमों में से न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम है, उनमें जो सबसे शक्तिशाली नियम है वो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो ये नियम है न्यूटन की दूसरा गति का नियम, ये कहाँ है, तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, उसकी कॉलेज है एक ट्रिनिटी कॉलेज, वहाँ पे ये लिखा हुआ मिलेगा अभी भी। तो ये भी अपने को फैक्ट के रूप में याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके बारे में अपन क्या क्या लिखने वाले हैं। पहला आएगा यह नियम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी पर लिखा हुआ है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट लाइन क्या आती है इसमें, ये अपने को ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु पर बल लगाने के कारण उसके संवेग में जो परिवर्तन आता है वो लगाए गए बल की दिशा में और लगाए गए बल वस्तु की भार के अनुरूप होता है, लेकिन उसके द्रव्यमान के व्यतिकर्मानुपाती होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगला इसके बारे में क्या लिखना है, किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। बल लगाते हैं किसी भी वस्तु, उसके संवेग में परिवर्तन होता है। मतलब जो वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा बल लगाए तो उसके वेग में परिवर्तन आएगा, तो उससे अपन संवेग में परिवर्तन होगा। जो वस्तु लगाए गए बल की दिशा में और लगाए गए बल के समान, यानी वस्तु अगर इस साइड में चल रही है तो इधर ही जाएगी, उस पर बल लगाएंगे तो
ऐसा थोड़ी है, मान लो ये वस्तु चल रही है इधर और पीछे से बल लगाएंगे तो आगे ही जाएगी, ऐसा नहीं कि इधर से बल लगाएंगे और वापस आएगी, यही नहीं होगा। तो बल लगाए गए बल की दिशा में और लगाए गए बल के समान, यानी जितना बल लगाएंगे उतनी ही गति चेंज होगी, उसमें ज्यादा गति नहीं होगी चेंजिंग। तो लगाए गए बल के समानुपाती और लेकिन उसमें भार है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। जो लगाए गए बल की दिशा में और लगाए गए बल के समान और लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, लगाए गए बल के समानुपाती होता है। लेकिन उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान मतलब जितनी भारी वस्तु है तो ज्यादा वजन लगाना पड़ेगा, कम भारी है तो कम वजन लगाना पड़ेगा। तो लगाए गए लेकिन वस्तु के द्रव्यमान मतलब मास, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा बोलते हैं अपन इसे, यानी भारी वस्तु तो ज्यादा वजन कम और हल्की वस्तु तो कम बल लगाएंगे। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, सारी लाइनें इंपोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनता है, अपने को ध्यान रखना है। कोई पूछ सकता है अपने को कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है उसमें द्रव्यमान के अनुसार क्या लगता है, तो बल द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती लगता है और बल लगाई गई बल की दिशा में लगता है और लगाई गई बल की दिशा में ही उसमें गति होती है, चेंजिंग उसमें समय होता है वो उसी दिशा में होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अब ये लाइन कौन सी आएगी, मैंने बताया था कि ये नियम आधार नियम कहलाता है, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा नियम दोनों मिक्सअप है। यह नियम गति का आधार नियम कहलाता है। आधार नियम कहलाता है क्योंकि इसमें पहला और तीसरा नियम है। क्योंकि इसमें पहला और तीसरा नियम दोनों क्या है, इसमें सम्मिलित है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, तीसरा नियम और पहला नियम इसी नियम में मिक्सअप होते हैं, इसलिए ये आधार नियम कहलाता है। दूसरी बात, ये शक्तिशाली नियम है क्योंकि इसमें यांत्रिकी की गणनाएं भी होती है। यांत्रिकी यानी यंत्र के अनुसार, क्योंकि उनमें अपन फॉर्मूले के आधार पर उनको गणनाएं कर सकते हैं। तो ये अगला पॉइंट कौन सा आएगा, ये है शक्तिशाली नियम है क्योंकि इसमें यांत्रिकी यानी बायोमैकेनिक्स यानी फॉर्मूले के आधार पर इसमें काम में लेते हैं यांत्रिकी की गणनाएं होती है। अब देखिए दोस्तों, गणनाएं इसके लिए फॉर्मूला होता है गणनाओं के लिए, जिसे अपन F बराबर m a, यानी F यानी फोर्स यानी बल होता है, और m यानी मास यानी द्रव्यमान, और a यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण, यानी जितना द्रव्यमान होगा उसके उसी हिसाब से बल लगाएंगे, कम है तो कम बल लगाएंगे, ज्यादा तो ज्यादा बल लगाएंगे, उसी के अनुसार इसको काम में लेते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे F बराबर तो क्या आएगा, फोर्स, m बराबर मास, और a बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, F बराबर m लिख सकते हैं, m इजिकल टू a, m मल्टीप्लाई ये लिख सकते हैं अपन इसके बारे में। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों
अब उदाहरण के तौर में अगर इसके दूसरे नियम को देखें तो मान लो अपने पास गोला है 100 फुट है, अगर वो भारी है तो ज़्यादा बल लगाएंगे, छोटा है 4 किलो का है तो वो कम बल लगाएंगे, अगर 7 किलो का है तो ज़्यादा बल लगाएंगे। तो द्रव्यमान के अनुसार व्यक्त और अनुपाती हो रहा है उसमें, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी बात, किसी को अपन प्रशिक्षण देते हैं तो प्रशिक्षण देने में मान लो अगर अपने को हल्की हल्की वस्तु फेंकवानी है उससे ज़्यादा दूरी पर, तो भारी वस्तु से अपन उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। मान लो उसको 4 किलो का गोला फेंकवाना है, लड़कियों के लिए जो विमेन्स के लिए गोले का भार होता है वो 4 kg हो जाता है, लेकिन अगर उसको अपन 6 kg से प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें जो क्या आ जाएगा, उसमें वेरिएशन आ जाएगा कि वो अपने आप में ऐसी शक्ति डेवलप कर पाएगी कि 4 किलो का गोला फिर उसको देंगे तो वो ज़्यादा दूर फेंकेगी। दूसरी बात, एक्सीलरेशन के लिए, संवेग में कमी करने के लिए, जो अपन हाथ में जो मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट की बॉल में जो कैच आ रही है, कैच को अगर पीछे अपन हाथ क्यों खींचते हैं बॉल आने के बाद में, तो उसके संवेग में जो गति हो रही है उस गति को तोड़ने के लिए अपन यहाँ पे उस हाथ को पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे चोट नहीं लगेगी। गतिमान वस्तु है, उसकी गति में अगर थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो फास्ट आ रही है, उसको हाथ में लेते ही पीछे खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी गति धीमी हो जाएगी। तो ये भी अपने को यहाँ पर उदाहरण ध्यान रखना है। तो उदाहरण के तौर पर अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो शॉर्ट पुट को फेंकना। साथ में दूसरा उदाहरण क्या मिला, दूसरा उदाहरण मिला क्रिकेट की गेंद को कैच करना। वो कौन से नियम में आएगा, दूसरे नियम में आएगा, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। क्रिकेट की बॉल को कैच करना, तो कैच करने में अपन हाथ क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं, तो इसलिए ये दूसरे नियम के अंतर्गत आता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिए, आसानी से आपको समझ में ये आ जाएगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इससे आसान लैंग्वेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, बुक्स में नहीं मिलेगी, अदर आप कोचिंग में दूसरे देख सकते हैं, वहाँ भी आपको ये आसान लैंग्वेज में नहीं समझाया जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तीसरा नियम अपन यहाँ पे देखने वाले। तो चले दोस्तों, अब जो अपना गति का तीसरा नियम आता है उसे अपन यहाँ पे बोलते हैं प्रतिक्रिया का नियम। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो तीसरा नियम कौन सा आएगा, तीसरा नियम आएगा दोस्तों यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे अपन यहाँ पे इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन अपन इसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया, सीधा सीधा इसका अर्थ भी अपने को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक वस्तु के विपरीत दूसरी प्रतिक्रिया करना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसके विपरीत लेकिन उसके बराबर उतनी ही दिशा में दूसरी प्रतिक्रिया हो रही है, तो उसे अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। दोबारा समझिए, किसी वस्तु के विपरीत लेकिन बराबर उसके प्रतिक्रिया होती है तो उसे अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी उदाहरण के तौर पर समझ लो, अपन गेंद है, गेंद को अगर ऊपर से गिराएंगे तो वो नीचे जमीन पे टप्पा खा के फिर ऊपर आएगी वापस। नीचे जमीन पे गिराएंगे तो ऊपर आएगी, क्यों कि ऊपर से गई तो उसका वेग लगा, नीचे से उसका धरती का वेग लगा तो वापस ऊपर आ गई, तो क्रिया, तो नीचे से वापस प्रतिक्रिया हो गई। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन विपरीत दिशा में अपन ने ऊपर गिरा था, ऊपर से गिराया और जमीन ने नीचे से ऊपर को फेंक दिया वापस, तो वो प्रतिक्रिया बराबर होगी। इसी के साथ में जैसे मान लो अपन यहाँ पे दौड़ते हैं, दौड़ते टाइम में बैठ के स्टार्ट लेते हैं। मान लो जो खिलाड़ी होता है, एथलीट होता है, वो बैठ के स्टार्ट ले रहा है, तो जैसे ही उसको अपन गन फायर करेंगे या क्लेपर करेंगे तो वो क्या करेगा, भगने के लिए अपने पैरों को जमीन से पीछे की तरफ धकेलेगा और जमीन उसको आगे की तरफ धकेलेगी, तो इसलिए वो फास्ट गति से जाता है। ये अपने को। दूसरा, जैसे बंदूक होती है, बंदूक में गोली चलती है, गोली चलने पर गोली आगे निकलेगी और बंदूक पीछे झटका लगाएगी, क्यों, उसके विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे अन्य उदाहरण देख लो, जैसे स्विमिंग में जो तैराक होता है, तैरने वाला स्विमर, वो पानी के अंदर जाता है और हाथों को पीछे करता है। ऐसे जैसे हाथों को पीछे करेगा तो पानी पीछे जाएगा और पानी का वेग उसको आगे फेंकेगा। ऐसे पीछे करेगा, पानी आगे
उसको आगे जाएगा, पानी पीछे जाएगा। तो ये प्रतिक्रिया का नियम होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए इसमें लिखेंगे अपन किसी भी वस्तु के विपरीत, किसी भी वस्तु के विपरीत परंतु बराबर एक प्रतिक्रियात्मक बल कार्य करता है, उसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी किसी भी वस्तु के विपरीत परंतु उसके बराबर एक प्रतिक्रियात्मक बल कार्य करता है, उसे प्रतिक्रिया बल या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये अपन ने अपने देख लिया। उदाहरण के तौर पर अपन देखने वाले हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला उदाहरण अपन निकल के आएगा, बंदूक की गोली मान लो अपनी, बंदूक की गोली चलने पर पीछे की तरफ झटका लगना। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला उदाहरण आएगा यहाँ पे एथलीट का स्टार्ट लेने पर जमीन को पीछे की तरफ धकेलना। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुब्बारे से हवा निकलना। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्यूमर यानी तैराक, श्यूमर का हाथों से पानी को पीछे धकेलना। जी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा अपन फुल आगे छोड़ते हैं, तो गुब्बारे को अगर छोड़ेंगे तो हवा नीचे निकलेगी, गुब्बारा ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब हवा नीचे निकल रही है तो गुब्बारा ऊपर जा रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। स्विम है, पानी में जा रहा है, वही बात मैंने बता दी आपको कि जो हाथों को पीछे करता है पानी पीछे आएगा, खुद की बॉडी आगे जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये जो न्यूटन के तीनों नियम देख लिए अपन ने यहाँ पे, ये गति के तीनों नियम है। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं इसके तीनों नियमों की 3 परिभाषा इंपोर्टेंट और बताता हूँ जो इंपोर्टेंट रहेगी दोस्तों आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों एक बार। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो तीनों नियम है न्यूटन के, वो तीनों नियम अपने को क्या क्या बताते हैं वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं एक बार। कि न्यूटन का प्रथम नियम हमें क्या बताता है, द्वितीय नियम क्या बताता है और तृतीय नियम अपने को क्या बताता है। ये अपने को यहाँ पे प्रश्न सीधा वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। तीनों ही इंपोर्टेंट लाइनें होंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन के जो प्रथम नियम है गति का प्रथम नियम बल के गुण बताता है। यह अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रथम नियम जो गति का प्रथम नियम है, ये बल के गुण बताता है, गुणों को बताता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, गुणों को बताता है। यह इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे प्रथम नियम गति के, जो गति का प्रथम नियम है, ये बल के गुणों को बताता है। गति का
दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम बल की मात्रा को बताता है, मात्रा को बताता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो तीसरा नियम है गति का तीसरा नियम बल सदैव जोड़े में कार्य करता है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में दो बल काम करेंगे तो बल सदैव जोड़े में कार्य करता है, बताता है। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों नियमों में ध्यान रखना है। प्रथम नियम अपने को बल के गुणों के बारे में बताएगा, दूसरा नियम बल की मात्रा बताता है और तीसरा नियम बल सदैव जोड़े में कार्य करता है। ये तीन इंपोर्टेंट फैक्ट है, तीनों नियमों को ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ में एक नियम और दिया था न्यूटन ने, जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ये देने वाला कौन है? इसको देने वाला भी न्यूटन ही है। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। न्यूटन ने यह नियम प्रतिपादित किया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या बताया है कि गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है पूरी पृथ्वी पर समान रूप से कार्य करता है और प्रत्येक क्षण कार्य करता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पर प्रत्येक क्षण समान रूप से कार्य करता है, ये बताया है किसने? न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा क्या आ गई? यह है एक शाश्वत बल है जो पृथ्वी पर प्रत्येक जगह और प्रत्येक क्षण का मतलब प्रत्येक क्षण समान रूप से कार्य करता है। जैसे अपन कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच के लाएगा वापस। तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक वस्तु पर समान रूप से कार्य करता है। ये भी किसने बताया है? तो न्यूटन ने बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मैं कि क्लास अच्छी लगी होगी। आज की जो न्यूटन के जो गति के नियम है वो तीनों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उदाहरण के तौर पर आ गए होंगे। एक प्रश्न निश्चित तौर पर यहाँ पे पूछा जाता है, 3rd ग्रेड 2022 में पूछा गया था, यहाँ से निश्चित पूछा जाता है। तो ये अपने यहाँ पे तीनों नियमों के बारे में विस्तृत डेफिनेशन अपने यहाँ पे देख ली, उनकी एनालिसिस किया, उनके उदाहरण के तौर पर, उन अन्य नियम के तौर पर। जो तीनों नियमों की तीन परिभाषा निकल के लास्ट में आई। पहला नियम बलों के गुण, दूसरा बल की मात्रा और तीसरा बल सदैव जोड़े में कार्य करता है, ये बताया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो जरूर क्लास को शेयर करके जाए और लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट और अगली इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।